गरीब से गरीब ब्राह्मण हो और बड़ा से बड़ा राजा महाराजा भी हो, तो गरीब ब्राह्मण यानी भिखारी ब्राह्मण भी है तो राजा को कभी प्रणाम नहीं करता, वो कहता है जय हो महाराज की, यानी आशीर्वाद मुद्रा में बोलता है। तो यानी एक वर्ग विशेष का गरीब से गरीब व्यक्ति भी पूजनीय है क्योंकि वो जाति का ब्राह्मण है। अगर शूद्र समाज में पैदा हुआ है तो किसी भी स्तर से गुणी भी है, ज्ञानी भी है, प्रवीण भी है, धनी भी है, संपन्न भी है, बाहुबली भी है, ताकतवर भी है, बड़े ओहदे पर है, राष्ट्रपति भी है, मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी है, तो भी अगर वो पिछड़ी जात का है, ओबीसी का है, तो उसे अपमानित किया जाता है। तो जब अपमान, भेदभाव, छुआछूत और साथ ही साथ अवहेलना का शिकार जात के आधार पर होता है तो जातिवार जनगणना क्यों नहीं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, परिणाम भी आए, काउंटिंग में भी मैं गौर कर रहा था। जब बैलेट पेपर वोटिंग में इन तीनों प्रदेशों में कांग्रेस 2/3 सीटों पर नंबर 1 थी, आगे थी। ईवीएम मशीन की गिनती शुरू होते ही ठीक उल्टा परिणाम भाजपा के पक्ष में आने लगा। तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं ना कहीं ईवीएम के तिकड़म का षड्यंत्र है जिससे बीजेपी जीत जा रही है। अगर बीजेपी जीतती ही तो बैलेट पेपर वोटिंग में हर जगह पीछे क्यों? आपकी पार्टी का मामला है, ऐसा कौन सा सूत्र है, क्या उस सूत्र ने आपको भी जानकारी दी है कि ऐसा कुछ है कि सपा सुप्रीमो बोला है वहां कि बसपा वाले हमको नहीं चाहिए इस गठबंधन में? देखिए, ये कोई सूत्र नहीं है। 2 बार गठबंधन सपा बसपा का हो चुका है और राजनीति में सभी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। इसलिए सूत्र केवल मनवादी मीडिया है, सत्ता पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी है, जिसको इस बात का डर और भय है कि इंडिया गठबंधन में अगर सभी पक्षी पार्टी एक जगह हो जाएंगे तो हम तिकड़म करने के बावजूद भी इनसे पार नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं द जनहित। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, विपक्ष के कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी का वो शेर जो दलित पिछड़ों के लिए खुलकर आवाज उठाता रहता है और जिसकी आवाज दबाने की कोशिश न जाने कितने सालों से चल रही है। तो सबसे पहला सवाल, आवाज दबाने पर ही संसद से तमाम सांसदों को बाहर खड़ा कर दिया गया निकाल के। पहली बात तो ये कि भाजपा सरकार लगातार लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने में लगी हुई है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर भी भाजपा सरकार अपना नियंत्रण रखती है और जो भी फ्री न्यूज़ चलाता है उसके खिलाफ भी एफआईआर हो जाती है। तो आज सदन के अंदर और सदन के बाहर हर जगह पर विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश और साथ ही साथ लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश लगातार की जा रही है। विपक्ष के सवालों की बौछार के सामने सत्ता पक्ष बौना हो जाता है, सत्ता पक्ष जवाब नहीं दे पाता है और यही कारण है कि सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कहीं न कहीं विपक्षी नेताओं के खिलाफ सदन से निकालने का घृणित कार्य करता है। विपक्ष तो साथ आ गया है, विपक्ष मजबूत हो गया है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो विरोध करना चाहिए। फिर विपक्ष कमजोर क्यों पड़ रहा है? इंडिया गठबंधन बन गया, इंडिया गठबंधन की मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन विपक्ष एकजुट नहीं दिख रहा है। लोगों को ये लगता है कि इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी फिर बाजी मार जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये कि इंडिया गठबंधन लगातार उत्तरोत्तर बड़ी शक्ति के रूप में अपना स्थान बना रहा है और इंडिया अलायंस के बनते ही भारतीय जनता पार्टी अनाप शनाप बयानबाजी पर उतर आई, तरह तरह के टिप्पणियां करना शुरू कर दी। यानी इंडिया गठबंधन के अस्तित्व और ताकत को बीजेपी ने स्वीकार किया है और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के बाद बीजेपी हताशा निराशा के दौर से चल रही है और यही कारण है कि हमेशा उस हताशा निराशा के चलते लगातार गलती पर गलती करती जा रही। रही बात
आज जितने भी अभी हाल में चुनाव हुए हैं, हम उसमें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को भी जोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में 403 विधानसभा सीटों पर बैलेट पेपर वोटिंग में 309 पर समाजवादी पार्टी नंबर 1 थी। मात्र 94 पर भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 पर आने का मौका मिला। क्या कारण है बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी 309 पे आगे, और जब ईवीएम की गिनती शुरू होती है तो भाजपा उसी अनुपात में रिजल्ट पलट जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये जीत जो है न भाजपा की है, न मोदी जी करिश्मा की है, न विकास कार्यों की है, ये ईवीएम के तिकड़म की जीत है। इसी प्रकार से अभी हाल में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, परिणाम भी आए। काउंटिंग में भी मैं गौर कर रहा था, जब बैलेट पेपर वोटिंग में इन तीनों प्रदेशों में कांग्रेस 2/3 सीटों पर नंबर 1 थी, आगे थी। ईवीएम मशीन की गिनती शुरू होते ही ठीक उल्टा परिणाम भाजपा के पक्ष में आने लगा। तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं ना कहीं ईवीएम के तिकड़म का षड्यंत्र है, जिससे बीजेपी जीत जा रही है। अगर बीजेपी जीतती ही तो बैलेट पेपर वोटिंग में हर जगह पीछे क्यों? इसीलिए अब समूचे विपक्ष के निशाने पर ईवीएम मशीन भी है। इंडिया अलायंस बैलेट पेपर वोटिंग से मांग भी करना शुरू कर दिया है। और रही बात अभी जो कुछ भी पार्लियामेंट में भाजपा ने किया, उसका नतीजा है कि आज पूरे प्रदेश और देश में इंडिया अलायंस की पार्टियों ने अपना जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन के माध्यम से अपना गुस्सा दर्ज कराया है। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार है भाजपा का, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि जातिवार जनगणना का मुद्दा हारा है। कांग्रेस जातिवार जनगणना की बात कर रही थी, इधर अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा, धर्म वाला मुद्दा साफ तौर पे कहा जाए, वो जातिवार जनगणना और तमाम दलितों पिछड़ों की हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय पर भारी पड़ रहा है? देखिए, दो चीज़ें हैं। जातिवार जनगणना ये कोई नई मांग नहीं है। 1872 से लगातार जातिवार जनगणना प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर होता चला आया है। 1931 तक लगातार ये जातिवार जनगणना होती भी रही है। 1931 के बाद जातिवार जनगणना में गतिरोध आया। अब केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जातिवार जनगणना होती है। शेष बैकवर्ड या अन्य जातियों की जातिवार जनगणना बंद हो गई है। आज इसकी आवश्यकता इसलिए है कि 1931 की जातिवार जनगणना के आधार पर पिछड़ों की संख्या का आकलन 52% किया गया था। उसके 52% घोषणा के बाद 100-150 जातियां अब तक अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल हो चुकी हैं। तो जो जातियां पिछड़े वर्ग में अब तक शामिल हुई हैं, उस 52% के वो इतर हैं। अगर उनकी संख्या जोड़ लिया जाए तो आबादी जाएगी लगभग 75% के लगभग। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा आंकड़ा वाला पिछड़े वर्ग का सही जनगणना का आंकड़ा लोगों के पास ना आने पावे, अन्यथा ये कहीं खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। पिछड़ों का सम्मान और स्वाभिमान के लिए जब ताल ठोक के वो चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से उस आंधी में भाजपा के परखचे उड़ जाएंगे। इसलिए जातिवार जनगणना से कतरा रहे हैं। रही बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, शायद ये किसी से छिपा नहीं है कि जब मोदी जी को अपने पे आती है तो पिछड़ा सही है। 2014 के चुनाव में यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब लोकसभा के चुनाव की सार्वजनिक सभाओं में इस बात का कहकर रोना रोते थे, चूंकि मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ हूं इसलिए पार्टी के फला नेता ने हमको नीच कहा। अब तो 4 ही जात बचा है, वो बोल रहा है कि जातिवाद खत्म हो गया। यही मैं कह रहा हूं
कि 2014 में अगर पिछड़े में विश्वास नहीं था तो पिछड़े की दुहाई क्यों दिया? मतलब अपने ऊपर आया तो पिछड़ा की दुहाई। और शायद मोदी जी को ये नहीं मालूम, सम्मान और अपमान गरीबी के आधार पर नहीं, सम्मान और अपमान जात के आधार पर होता है। मोदी जी ने इसका रोना खुद रोया कि हम पिछड़ी जात के हैं, इसलिए पार्टी विशेष के फलां नेता ने हमको नीच कहा। तो इसमें अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे 2017 में और 5 KD मार्ग यानी कालिदास आवास खाली किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको पहले गोमूत्र से धुलवाया, उसके गंगा जल से, उसके बाद गंगा जल से धुलवाया। अगर अखिलेश यादव ब्राह्मण होते, क्षत्रिय होते, उसी जात से संबंधित ताल्लुकात रखते, तो शायद वो न गोमूत्र से धुला गया होता, न गंगा जल से धुला गया होता। वो इसलिए धुला गया क्योंकि वो पिछड़ी जात के थे। तो आज यही नहीं, धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि जे बड़ा धम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा। जात पिछड़ी जात की और अनुसूचित जात की, आदिवासी समाज के जातियों को इंगित करके कहा है कि अधम जातियां हैं, नीच जातियां हैं। पूजहि विप्र सकल गुणहीना और पूजहि शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। यानी गुणी भी है, ज्ञानी भी है, प्रवीण भी है, फिर भी शूद्र पूजनीय नहीं है क्योंकि वो फॉरवर्ड नहीं है। अगर अमीर भी शूद्र है तो भी वो पूज्य नहीं है। और यही नहीं, आज ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना कैद कर, यानी मारने पीटने प्रताड़ित करने का पात्र समूचे महिला समाज को और शूद्र समाज को जाति के आधार पर किया गया, वर्ग के आधार पर किया गया। गरीब से गरीब ब्राह्मण हो और बड़ा से बड़ा राजा महाराजा भी हो, तो गरीब ब्राह्मण यानी भिखारी ब्राह्मण भी है तो राजा को कभी प्रणाम नहीं करता। वो कहता है जय हो महाराज की, यानी आशीर्वाद मुद्रा में बोलता है। तो यानी एक वर्ग विशेष का गरीब से गरीब व्यक्ति भी पूजनीय है क्योंकि वो जात का ब्राह्मण है। अगर शूद्र समाज में पैदा हुआ है तो किसी भी स्तर से गुणी भी है, ज्ञानी भी है, प्रवीण भी है, धनी भी है, संपन्न भी है, बाहुबली भी है, ताकतवर भी है, बड़े ओहदे पर है, राष्ट्रपति भी है, मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी है, तो भी अगर वो पिछड़ी जात का है, ओबीसी का है, तो उसे अपमानित किया जाता है। तो जब अपमान, भेदभाव, छुआछूत और साथ ही साथ अवहेलना का शिकार जात के आधार पर होता है तो जातिवार जनगणना क्यों नहीं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कड़ुआ कड़ुआ थू और मीठा मीठा गप ये नहीं चलेगा। अगर मोदी जी को पिछड़े की दुहाई देकर के अपने के नीच होने का कष्ट पहुंचा है तो स्वाभाविक रूप से अन्य पिछड़ों को भी पिछड़ी जात होने के नाते जो अपमानित किए जाते हैं, नीच कहे जाते हैं, अधम कहे जाते हैं, अपमान करने का पात्र बताए जाते हैं, मारने पीटने प्रेरित करने की लिए उनको इंगित किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से ये पीड़ा अन्य ओबीसी का भी है। और ओबीसी के लोगों को भी, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, उनको भी सत्ता शासन में बराबर की हकदारी मिलनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब जातिवार जनगणना होगी, क्योंकि जातिवार जनगणना होने पर ही जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जैसे समाज कल्याण अधिकारिता विभाग द्वारा बहुत सी विकास योजनाएं चलती हैं, तो आबादी ही नहीं तो आबादी के सापेक्ष में धन का वितरण कैसे होगा? ये एक सच्चाई है जो बाहर आ गई है, मान लीजिए। और अगर ये सच पता चल गया है तो जो लोग शूद्रों की बात करते हैं, खुली बात, जो बहुजनों की बात करते हैं, दलित पिछड़ों की बात करते हैं, वो साथ क्यों नहीं आ जाते? आरोप लगे हैं कि सपा बसपा एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। बसपा कह रही है कि सपा हमें पसंद नहीं कर रही है, और तमाम लोग सूत्रों के हवाले से, जाने कौन से सूत्र हैं जो ये कहते फिर रहे हैं कि सपा को बसपा का साथ नहीं चाहिए। क्या लगता है, दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले दल यहाँ क्या एक होंगे? क्या सपा बसपा का भी साथ होगा या अलग अलग ही चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, ऐसी परिस्थितियां पहले भी आ चुकी हैं। 93 में भी सपा बसपा गठबंधन हुआ था, अभी 19 की पार्लियामेंट के चुनाव में भी सपा बसपा गठबंधन हुआ था। किसी भी पार्टी का गठबंधन कभी किसी परिस्थिति में हो सकता है। आज
बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने भी इस बात को स्वीकारा है कि कभी भी किसी से गठबंधन किया जा सकता है, इसलिए लोगों को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपकी पार्टी का मामला है, ऐसा कौन सा सूत्र है, क्या उस सूत्र ने आपको भी जानकारी दी है कि ऐसा कुछ है कि सपा सुप्रीमो बोला है वहां कि बसपा वाले हमको नहीं चाहिए इस गठबंधन में? देखिए, ये कोई सूत्र नहीं है। दो बार गठबंधन सपा बसपा का हो चुका है और राजनीति में सभी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। इसलिए सूत्र केवल मनवादी मीडिया है, सत्ता पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी है, जिसको इस बात का डर और भय है कि इंडिया गठबंधन में अगर सभी पक्षी पार्टी एक जगह हो जाएंगे तो हम तिकड़म करने के बावजूद भी इनसे पार नहीं पाएंगे। मतलब ये एकता जरूरी है? स्वाभाविक रूप से परिस्थितियाँ एकता बनाती भी हैं, एकता बिगाड़ती भी हैं। जनता दल और जनता पार्टी इसका उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई बार गठबंधन हुए, तो स्वाभाविक रूप सपा और बसपा गठबंधन हुए। तो इसलिए परिस्थितियों के अनुसार गठबंधन होता है, बनता भी है, बिगड़ता भी है। जेडीयू के एक नेता ने बयान दिया, आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक थी वहां समोसे का इंतजाम होना था, लेकिन चाय बिस्किट में ही खत्म हो गई। वो व्यंग कर रहे थे कि मतलब जिस मुद्दे पर वहां बात होनी थी हुई ही नहीं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि जेडीयू चाहती है कि जब तक नीतीश जी प्रधानमंत्री का चेहरा न बना दिए जाएं तब तक इंडिया गठबंधन का फैसला सही नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर के जब जनता दल बना है तो उस समय भी प्रधानमंत्री का चेहरा तय नहीं हुआ था। जब जनता पार्टी बनी थी तो उस समय भी प्रधानमंत्री का चेहरा तय नहीं हुआ था। जब सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पे आती हैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा न पहले तय था न आज तय है। स्वाभाविक रूप से सत्ता में आने के बाद चेहरा तय हो जाते हैं। इसलिए ये कहीं न कोई अड़चन है, न कहीं कोई व्यवधान है। रही बात नीतीश जी, तो ये लोगों को शायद ये नहीं मालूम कि इंडिया गठबंधन की पहल शुरुआत माननीय नीतीश जी के द्वारा ही की गई है। तो जो उसका सूत्रधार है, आज उसके नाम का हवाला लेकर के अगर कोई इंडिया गठबंधन पर तंज कस रहा है तो ये उसकी सोच की बलियारी है। वो बहुत सुलझे हुए नेता हैं, एक बार नहीं कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में भी कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनका एक अपना कद है, काठी है, व्यक्तित्व है। इसलिए नीतीश जी का सम्मान सब करते हैं, उनके सम्मान के विपरीत कोई नहीं। अच्छा, आपकी कौन पसंद है, कौन प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाए तो अच्छा रहे? आपने कभी सोचा है सब? दो चीज़ें हैं, हवा में तीर चलाने से अच्छा है मौके का इंतजार करना चाहिए। जब इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी तो प्रधानमंत्री कौन होगा अपने आप नाम बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जो सवाल हमने इनसे पूछे। संसद से लगातार आप देख रहे होंगे कि सांसदों को रोज रोज आप लिस्ट आती है, आज 60 गए, आज 40 गए, आज 45। ऐसा लग रहा है कि टेस्ट मैच चल रहा है और विकेट गिर रहे हैं। यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर बाहर किए जा रहे हैं, सरकारी नौकरियों से अफसर बाहर किए जा रहे हैं, वो भी सारे जबरिया। ये तमाम सवाल थे जो हमने स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात करके इनको समझने की कोशिश की। रही बात इंडिया गठबंधन और प्रधानमंत्री की, तो एक मजे नेता का साफ जवाब है कि हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो जीतने के बाद पता चलेगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।